तो जो पहला अच्छा, क्रिकेट गेम बनाया वो मैंने ही बनाया है। मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काफी सारा मसाला दे दिया। तो कहाँ से सीखी आपने प्रोग्रामिंग? सर खुद से। ब्लाइंड का ना गेम आ रहा था, ऐसी जो क्रिकेट वाली बॉल होती है वो वाली बॉल से मतलब खेल रहे थे तो। हाँ, तो मैंने टीवी में क्या देखा। इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है शिवानी, आपने पहली बार देखा गेम भी क्रिकेट का, और हाँ, पति भी मिला क्रिकेट के गेम बनाने वाला। वो दिन था सर, उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कैसे शिवानी की एंट्री हुई आपकी जिंदगी में, जरा ये बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ एक लड़की तो है, ठीक है, अच्छी है, और बात कर लेंगे। तो दीदी ने मुझे तो इसका नंबर दिया नहीं, इसको मेरा नंबर दे दिया। अच्छा, तो सोनू भाई मतलब शिवानी की कौन सी बातों ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? खाना बनाने का। अच्छा, इसको खाना बनाने का शौक था, मुझे खाना खाने का शौक है। सर कैसे एक्चुअली कैसे ऐसा कहानी था, आगे बढ़ी जी? पीएनबी में मैंने जब ज्वाइन किया ना 2011 में, तो हमारी 2000 फरवरी 2012 में जयपुर ट्रेनिंग आई थी। तो उन्होंने मुझसे हम्म। कहा कि क्या कहते हैं, तेरी शादी हो गई? तो मैंने कहा नहीं मैम, दी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो हम्म। बोली शादी करेगी, एक लड़का है। मतलब माता पिता की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया और अपने भाइयों को प्यारा सा तो बच्चा समझ में आया कि नहीं? तो प्यारा सा बच्चा, बड़ा प्यारा सा बड़ा बन गया। विजय सर से इस चीज से बात करिए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं सही हूँ। आप सही हैं? तो गलत कौन है? अजय सृष्टि, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th, फिफ्थ में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल। ब्लाइंड लड़का लड़की मिलते हैं और आपस में जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, और खासकर शादी ब्याह को लेकर के, तो किस तरह के सवालात रहते हैं मन में, क्या भावनाएं रहती हैं? सर सबसे पहली भावना तो यही रहती है कि आप मतलब मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे सब कुछ मतलब अपने आप कैसे मैनेज करते हो। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं एक बार फिर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही प्रोग्राम में हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को किसी न किसी तरीके से मोटिवेट कर सकें, नई नई कहानियों से रूबरू कर सकें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिंदगी जीने का सही पैमाना क्या हो सकता है, जिंदगी आगे बढ़ाने का सही तरीका क्या हो सकता है, अपने जीवन साथी को चुनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सब हम बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आज भी हमारे साथ दो मेहमान, या एक परिवार, या एक जोड़ी जुड़ चुके हैं, और उनके साथ आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब इस कार्यक्रम से क्या सीख सकते हैं, इस पर भी हम अपना कुछ न कुछ दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन तब तक आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज हमारे साथ दिल्ली से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से मेहमान जुड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का भी एक शहर है मेरठ। तो मेरठ से हमारे साथ आज हैं सोनू जी और शिवानी जी। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस हमराही कार्यक्रम में। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो श्रोताओ, आपने सुनी सोनू और शिवानी की आवाजें। अब इनके बारे में आप ही की तरह मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो सोनू भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई,
और क्या आपको किसी तरह की शारीरिक समस्या है और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जी संदीप भाई, मेरा नाम सोनू कपूर है और मैं जी। मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं हम्म। बाय बर्थ ही ब्लाइंड हूँ। अच्छा और जी। जी, और मेरी एजुकेशन जो हुई है वो बेसिकली किसी ब्लाइंड स्कूल से नहीं हुई, मेरठ से ही हुई है, नॉर्मल अच्छा। साइटेड स्कूल में। और मैं हम्म। साइटेड स्कूल में जाता था, वहाँ पे मेरे सब दोस्त लोग जो थे वो भी साइटेड थे। तो हम्म। हालांकि ब्रेल मुझे आती थी, तो जो भी हम्म। मैं लिखता था वो लोग डिक्टेट कर देते थे, या मेरे जो टीचर्स होते थे ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था वो डिक्टेट करते थे, तो मैं ब्रेल में उसको उतारता था। और इसी तरह से मैंने पढ़ाई की और फिलहाल मैं जॉब में हूँ। मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे काम करता हूँ, एडमिन ब्लॉक में। और शौक जहाँ तक रहे मेरे, तो मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक रहा शुरू से, और जी। मैंने ब्लाइंड्स के लिए कुछ वेबसाइट्स भी डिजाइन करी। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला ऑडियो क्रिकेट गेम था, एक्चुअली मैं ब्लाइंड के लिए कोई क्रिकेट गेम नहीं था 2014 से पहले तक, तो जो पहला अच्छा। क्रिकेट गेम बनाया वो मैंने ही बनाया है, वो मेरे ही नाम से है। तो आप उसको देख भी सकते हैं, कई लोगों के पास वो अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो उसको कोई भी ब्लाइंड अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खेल सकता है। तो क्या बात है। पहला ब्लाइंड क्रिकेट गेम बनाने वाला शख्स मैं ही था। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते थे कि यार आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप एक क्रिकेट गेम बनाओ, क्रिकेट गेम बनाओ। तो 2014 में जब मेरी शादी हुई, तो उसके अगले साल यानी 2015 में मैंने उस गेम को रिलीज किया था, 14 अप्रैल को, जिस दिन मेरी बिटिया का जन्मदिन होता उस दिन। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब जी। तो यही है फिलहाल तो मेरा भाई, छोटा सा। परिवार में कोई और भी आपके हैं ब्लाइंड? जी, मेरे परिवार में और कोई ब्लाइंड नहीं है, बस मैं और मेरी वाइफ ब्लाइंड है। बेटी मेरी ठीक है, मेरी बहन ठीक है, और मम्मी पापा हैं वो भी फिट है। हाँ, बस बस। तो अभी मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं आप लोग? जी जी, हम मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। तो भाई आपने तो अपने परिचय में ही मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काफी सारा मसाला दे दिया। जी। तो आगे तो खैर मैं जानने की कोशिश करूंगा ही, लेकिन अब गेम की बात हो गई है तो लगे हाँ, तो उसका नाम भी बता दीजिए जरा, लोगों के पास तो खैर जी, होगा ही। उसका सिंपल एक नाम कुछ नहीं है, बस क्रिकेट गेम बाय सोनू कपूर, यही है, उसमें लिखा रहता है। एक्चुअली अच्छा। मैं आपको बताऊं, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोचा था कि उसको कुछ स्केल पर रिलीज करने का। तो हुआ ये कि जब मेरी बिटिया हुई थी जिस दिन, उसी दिन मेरा मन था कि मैं उसको रिलीज करूंगा, लेकिन हुआ ये कि जब ये हुई थी तो अचानक से इसकी फर्स्ट डे पे ही तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से एक्चुअली प्री मेच्योर हुई थी मेरी गुड़िया। तो हुआ ये कि इसको हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, फिर ये 18 डेज तक आईसीयू में रही थी। तो कुछ ऐसा हो नहीं पाया कि मैं उसको एक नाम डिसाइड करता और ये सब करता, उससे पहले वो रिलीज हो गया, मैं उसको रिलीज करके हॉस्पिटल गया था। तो बस ऐसे ही हो गया। एक्चुअली मेरा उससे कुछ ये नहीं था। बिटिया नहीं चाहती थी कि उसका कोई नाम हो। हाँ हाँ हाँ, तो बस क्रिकेट गेम के नाम से ही है, अगर आप देखेंगे तो वो क्रिकेट गेम के नाम से ही मिलता है सब जगह। जी जी जी, क्या बात है। इसके बाद भी फिर कुछ गेम्स वगैरह और बनाए आपने? सर उसके बाद मैंने एक गेम और बनाया था, क्रिकेट गेम 2.0 उसका वर्जन था। अच्छा, वो उससे बिल्कुल अलग था, वो मैंने 2017 में रिलीज किया था। ओके और वो भी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खेल सकते हैं। ओके। वो लेकिन पहले वाले गेम से बिल्कुल अलग था। अच्छा जी, वो काफी एडवांस था, मतलब था नहीं है। कोई अगर ऐप आपको वगैरह नहीं बनाया आपने इन सब के लिए? कोई ऐप वगैरह नहीं बनाया आपने? सर मैंने कोई ऐप नहीं बनाया, एक्चुअली मैंने एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, मैंने वेब डिजाइनिंग सीखी थी और ऑडियो गेम प्रोग्रामिंग सीखी थी। ओके। और अभी कई सारे गेम मैं आपको बता दूं, मेरे पास अनरिलीज्ड पड़े हैं 16-17 गेम, जिसको रिलीज करने का नहीं मिल पा रहा है। ओह अच्छा। तो कहाँ से सीखी आपने प्रोग्रामिंग? सर खुद से। अच्छा, खुद से? जी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर सीखने का ना बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल क्रेज था। और जब मैं पढ़ता था 1999 में, जब मैंने 12th पास किया, तो मुझको ये लगता था कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट गया, हालांकि तब मुझे पता था कि जॉज नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, तब वो जॉज 3.0 करके कुछ रिलीज था, मतलब नया नया सही था जॉज, एक साल 1-2 साल उसको रिलीज हुए। अब तो जैसे मेरे ख्याल से 23-24 वर्जन चल रहे हैं उसके,
पता जी नहीं जी जी। तो तब वो नया नया था और मुझे उसके बारे में पता था। तो को था कि कंप्यूटर सीखना है, तो मैं मेरठ के हर इंस्टीट्यूट गया कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, आप सिखा देंगे क्या, सिखा देंगे क्या। तो सब लोग ना यही कह के वापस भेज देते थे कि हम नहीं सिखा पाएंगे। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे सीखना है, खुद ही सीखूंगा। तो 2004 में मैंने घर में पीसी लिया और जैसे तैसे कर करा के किसी से जॉज इंस्टॉल करा दिया। तब तो खैर इतना कुछ भी नहीं आता था, इतना क्या कीबोर्ड भी चलाना नहीं आता था। तो जॉज इंस्टॉल कराया किसी से और फिर मैंने धीरे 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 कंप्यूटर चलाना सीखा, चलाना आ गया, फिर ऑनलाइन सर्फिंग करना आ गया। तब तो यूट्यूब वगैरह थे नहीं, तो वेबसाइट पे जाके ट्यूटोरियल्स पढ़ने पड़ते थे। तो उसी से सीखी, प्रोग्रामिंग सीखी धीरे धीरे, MySQL सीखा, PHP सीखी, एजेक्स सीखी और जावास्क्रिप्ट सीखी, बहुत सारी चीजें सीखी पढ़ पढ़ के, ट्यूटोरियल्स पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिकल कर करके। तो फिर फाइनली धीरे धीरे चीजें आ गई और बस ऐसे ही होता चला। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। तो अब बातचीत का सिलसिला शिवानी जी की तरफ ले जाते हैं, वरना तो ये सोचेंगे कि भाई ये तो दो क्रिकेट लवर्स मिल गए तो फिर क्रिकेट की बातें होने लग गई। बिल्कुल, आप पहले शिवानी से बात कीजिए। जी सर शिवानी मुझे जी, आप भी कोई हमारे ऑब्जेक्शन सुनने वालों को अपने बारे में जरा बताइए कि आपको भी क्या किसी तरह की शारीरिक कोई प्रॉब्लम है और क्या यादें जुड़ी हुई हैं अपनी जिंदगी की, बताइए जरा। हाँ जी सर, सबसे पहले नमस्कार हम राय प्रोग्राम के श्रोताओं को, जी और मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। जी जी। सर मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं आरपी प्रॉब्लम है मुझे। तो ग्रेजुएशन कर रही थी, शुरुआत तो मेरी 10th में आई थी जब मैं, तो मैंने साइंस साइड ली हुई थी। तो फिर जब मैं लैब में मैम ले जाती थी प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा रही थी, तो मुझे ना देखने में प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुमने ये गलत किया, मतलब ऐसे कैसे देख रही हो तुम। तो मैंने कहा मैम मुझे ना अंधेरे में दिखता नहीं है, आप मुझे रोशनी में भेज दो थोड़ा सा। तो उन्होंने फिर मुझे लैब के थोड़ा बाहर भेज दिया जहाँ पे सनलाइट थी। तो मैं वहां जाके मैंने किया तो सही किया। तो उन्होंने फिर इस बात को मेरे पेरेंट्स से कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स ने कहा कि पता नहीं, घर में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होता था सर, घर में हम रोशनी में ही रहते थे, तो हमें भी पता नहीं चलता था। जैसे ही अंधेरे में आते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमें दिख नहीं रहा है कोई चीज। फिर लेकिन इस चीज का एहसास ही नहीं था कि ब्लाइंडनेस, कुछ पता ही नहीं था आरपी के बारे में, या कि ब्लाइंड होते हैं ऐसे कुछ, इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी सर हम लोगों को, ना ही फैमिली में थी। क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ एक छोटा ही शहर है फर्रुखाबाद, यूपी का। तो वहाँ पे दूर दूर तक कभी किसी ब्लाइंड को नहीं देखा, कुछ मतलब कोई नॉलेज नहीं थी किसी को भी। तो अच्छा। हाँ, उससे पहले मेरे बड़े भाई को एक प्रॉब्लम थी, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था। तो जब टीचर की कंप्लेंट आई तो उसके बाद उसको दिखाया, तो उसमें दिखाया था सबसे पहले हमने। तो उसको स्पेक्स लगाया था डॉक्टर ने, कि चश्मा लगा दिया कि थोड़ा मोटा लेंस लगा था, लेकिन दिखने लगा था उसको चश्मे से। फिर भी डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया था कि इसको आरपी प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह से। अपने और बच्चों को भी आप चेकअप करा लो, या मतलब उन्होंने कोई एक इस तरह का कोई सजेशन नहीं दिया था हमें। तो वो तो खैर छोटा था, 3rd में की बात है, तब थी उसको प्रॉब्लम। और मैं फिर जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो फिर हमें भी एम्स में दिखाने ले गए मदर फादर, मेरी मम्मी और मेरे अंकल गए थे साथ में। तो वहां दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि आपके बच्चों को तो आरपी प्रॉब्लम है, इसका कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो फिर बस सर यही सुन के तो शॉक तो वहीं हो गए हम सारे लोग, कि ऐसा कैसे कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और उन्होंने बोला डॉक्टर्स ने कि आप मतलब उन्होंने बोला कि ये पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर ने कहा आप पढ़े चाहे ना पढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, विजन तो अपने टाइम से जाएगा ही जाएगा। तो सर पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं। हालांकि साइंस साइड छोड़ के मैं कॉमर्स में आ गई, साइंस साइड छोड़ी मुझे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती थी बायो के प्रैक्टिकल वगैरह में। तो टीचर्स ने भी कहा कि बेटा मतलब साइंस साइड मत लो, फिर मैं कॉमर्स में आ गई सर। तो दिक्कत तो हुई चेंज करने में,
लेकिन फिर बस करा पढ़ाई का, क्योंकि शौक था सर। मुझे इतनी दिक्कत होती थी पढ़ने में कि टेबल लैंप के नीचे अपनी बुक रख के पढ़ती थी, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखता था, उसमें पूरी फोकस आता था लाइट का। तो ऐसे पढ़ाई की है मैंने, रात रात जग के, बहुत मुश्किल। इसी तरह से फिर ग्रेजुएशन तो हो गया कंप्लीट, और जी। फिर एमकॉम प्रीवियस कर लिया, सेकंड ईयर नहीं कर पाई थी। सेकंड ईयर का मैं अच्छा। प्रोस्पेक्टस लेके आई, तो उस जो मेरा मतलब फॉर्म था मैं उसको फिल नहीं कर पा रही थी। मतलब उस समय मुझे बिल्कुल प्रिंट दिखना बंद हो गया था सर। तो उसके बाद हमें कोई ब्लाइंड फील्ड के बारे में तब भी कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं। नहीं, सही बात है। फिर एक साल तो पूरा मतलब जगह जगह ट्रीटमेंट कराने में, और कोई किसी ने जिसने जो बताया, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट बताया, सारे ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस विजन में। तो एक या 2 साल तक तो यही चलता रहा। उसके बाद तो आप वही है सर, आरबी पेशेंट को डिप्रेशन तो हो ही जाता है। सही तो बात है। हाँ, लाइफ के 3-4 साल तो इस तरह से ही खराब हो गए। फिर मैं डिप्रेशन में भी हो गई थोड़ा सा कि क्या करूं। मतलब ऐसा लगता था कि सारी दुनिया में अकेली हूं मैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। ये आती थी सर उस समय। तो एक बार मैंने ऐसी वो पहले तो सर इतने चैनल्स नहीं होते थे। मैंने वो चल रहा था दूरदर्शन, तो दूरदर्शन पे एक बार ब्लाइंड का ना गेम आ रहा था, किसी ऐसी जो क्रिकेट वाली बॉल होती है वो वाली बॉल से मतलब खेल रहे थे। तो हाँ, तो मैंने टीवी में क्या देखा। इत्तेफाक है, क्या इत्तेफाक है शिवानी, आपने पहली बार देखा गेम भी क्रिकेट का, और हाँ हाँ, पति भी मिला क्रिकेट के गेम बनाने वाला। देखिए। तो बस सर अब वो बताइए, गेम बताइए, मैंने आगे बताइए फिर जी। मैंने उसमें देखा, तो मेरे अंकल बहुत सपोर्टिव थे। हमारी भी वहाँ मतलब मेरे मायके में भी मेरी जॉइंट फैमिली थी। मेरे 2 चाचा और मेरे पापा, हम सब जॉइंट में ही रहते थे। दादी बाबा और चाचा जी वगैरह सारे, चाची वगैरह। तो मैंने अपने चाचा जी को बुलाया, मैंने कहा देखो चाचा, ये जो मतलब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये ब्लाइंड लोग खेल रहे हैं, तो ब्लाइंड लोग कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, आप एक बार पता करो कि ये कहाँ से है क्या है। तो सर हम फिर ना स्पेशली एम्स में ही गए अच्छा। के पास। तो हम मतलब उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे कहीं पे एक बार ऐसी हमने टीवी पे इस तरह से ब्लाइंड को क्रिकेट गेम खेलते देखा, और वो किसी एनजीओ का नाम ले रहे थे, मतलब बता रहे थे। तो उन्होंने हमें एआईसीबी जो है सेक्टर 5 रोहिणी में, राजीव गांधी हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ का एड्रेस बोले, यहाँ पर एक एआईसीबी इंस्टीट्यूट है, शायद वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे रहते हैं, आप एक बार वहाँ पता कर लो जाकर। तो सबसे पहले मैं 98 में वहाँ पर गई थी एआईसीबी में। मैंने 3 महीने का क्राइसिस किया और कंप्यूटर कोर्स किया, 1 साल रही। तब मैंने देखा कि ब्लाइंड होते हैं, और मतलब तब पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में और भी हैं हमारे जैसे। बहुत है, तब मतलब ढंग से परिचय हुआ ब्लाइंड फील्ड के साथ आपका। पहली बार किसी दूसरे ब्लाइंड को देखा था। अच्छा अच्छा। blind। और घर में ब्रदर थे तो उसके बारे में बहुत पता नहीं था कि कोई ब्लाइंडनेस भी कुछ होती है। चश्मा लगाता था। फिर मेरे छोटे भाइयों को भी और हो गई प्रॉब्लम सेम सर। ओ अच्छा। हाँ जी, 3 भाई, बहन हूँ मैं अकेली, तो सबको ही ये प्रॉब्लम। तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये जेनेटिक है, लेकिन मदर फादर मेरे सर 50 ईयर ओल्ड थे, दोनों की डेथ हुई है, एक्सपायर हो गए। तो उनको चश्मा भी नहीं लगाते थे तब। लेकिन बस अब क्या बताएं सर, गॉड गिफ्ट है जो भी है सर। तीनों को बहन, तो इसी शौक में दोनों मदर फादर की भी डेथ हो गई। फादर को भी अचानक से हार्ट अटैक आया, और मदर को भी ठीक 4 साल बाद मदर की भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। फिर बस सर किसी भी भाई बहन की जॉब नहीं थी उस समय मेरे, और हम लोग अकेले थे। मैं 2007 तक बिल्कुल घर में अकेली रही, कुछ नहीं पता तब। मदर ने जाने नहीं दिया था पहले तो। 3 महीने वहाँ पे क्राइसिस करने के बाद आ गई थी घर वापस। फिर उसके बाद जाने दिया उन्होंने कि अब हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपने पास ही रखेंगे, तो मैं कहीं नहीं भेजूंगी। और सर 2001 में मेरी एसएससी का क्लियर हुआ था, एसएससी सीजीएल।
1 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी, 30 जून की रात में मेरे पापा की डेथ हो गई। ओहो, सो सैड। बस वो दिन था सर, उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वहीं रही मदर के पास ही। और लेकिन मदर की भी 4.5 साल बाद मतलब एक्सपायर हो गई मदर अचानक से, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से ही सर 25 दिसंबर की रात थी और उनको अचानक 2 बजे एकदम से सांस फूली और सुबह 6 बजे वो एक्सपायर हो गई। फिर क्या ही समझ सकते हो सर, क्या हो सकता है फिर तो शायद मतलब फादर अगर चले जाए ब्लाइंड के सामने तो क्या होगा, वो तो अकेले रह गए, हम 3 भाई और वो भी लड़की, मतलब एक तरह से 2 भाई और ब्लाइंड, मतलब बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल था सर वो टाइम, हमने बहुत मुश्किल टाइम काटा है। 2007 तक हमें कुछ, फिर हम लोग घर पर ही रहे, सारे भाई बहन अकेले ही रहते थे। तो 2007 में NIVH गई मैं। अच्छा। अनुराधा मैम, हाँ, उनसे मेरा परिचय हुआ था किसी के थ्रू। तो अनुराधा मोहित मैम ने मुझे बुलाया कि तुम यहाँ आओ बेटा, मैं तुम्हारा एडमिशन यहाँ कराऊंगी और तुम यहाँ पर कुछ मतलब ड्रिल तुम्हें आती है, थोड़ी प्रैक्टिस करना। तो फिर उन्होंने शॉर्ट हैंड में मेरा एडमिशन कराया वहाँ पर, हिंदी शॉर्ट हैंड करी मैंने 1 साल की। और फिर वहीं पे ड्रिल प्रेस में मैंने 1 साल प्रूफ रीडर की जॉब करी। अच्छा। वो अनुराधा ने ही दिलाई थी मुझे। 2009 तक मैंने प्रूफ रीडिंग की जॉब करी वहाँ पे। फिर शालिनी अनुराधा मैम फ्रेंड थे, शालिनी खन्ना मैम को यही हो गए NAV वाली। तो वो वहाँ पर अचानक से एक दिन किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए गई थी शालिनी मैम, करुणा मैम। तो मैं अनुराधा मैम के पास, मैं इत्तेफाक था सर कि बस मैं भी वहाँ पर गई किसी काम से, कि मेरा इनका काम खत्म हो चुका था उस समय, 1 साल का था वो, खत्म हो रहा था। तो मैं मैम से पूछने ही गई थी कि मैम आगे मेरा या तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा दीजिए या और कहीं देख लीजिए। तो मैम, शालिनी मैम वहाँ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कि देखो शालिनी, ये ऐसे ऐसे शिवानी है, और मैम को बोला कि इसको मतलब कहीं अपने सेंटर में फिट करो और इसको मतलब हम भेजेंगे वहाँ पे, और आप कैसे भी देखो इसका कुछ मतलब करवाओ। तो सर बस वही उन्होंने बोला। फिर हम अपने घर चले गए। घर जाने के बाद 1 महीने बाद हम नैब में गए। 2009 में मैं नैब में गई, NAV में शालिनी मैम के पास। तो शालिनी मैम के यहाँ वही थोड़ा सा रिसेप्शन का कोर्स किया हमने, कंप्यूटर का और रिसेप्शनिस्ट का। फिर मैं रिसेप्शन पे भी बैठी मैं 2-3 महीने। और उसके बाद में एक प्राइवेट जॉब आई थी वहाँ पर, जावेद हबीब, उसमें हेयर ड्रेसर है जो, वहाँ पे रिसेप्शन जॉब निकली थी। तो मैं वहाँ, मैं समर्थ एक NGO है दिल्ली में, उसके थ्रू इंटरव्यू देने गई सर। मतलब एक ही जॉब थी और बच्चे थे 40-50 थे करीब, आसपास 40-50 के। लेकिन बस लक था सर, उन 40-50 में से उन्होंने मुझे ही सेलेक्ट किया उस रिसेप्शनिस्ट के। वाह। तो फिर मैंने शालिनी मैम को बताया आके कि मैम ऐसे ऐसे वहाँ पे उन्होंने मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए सेलेक्ट किया है। तो मैम क्या, जाओ करो। मैम ने कभी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने तुरंत ठीक है कराया तो जाओ करो अच्छे से। फिर लैब में अनिल सर थे, उन्होंने मुझे वहाँ तक के लिए गाइड किया कैसे जाना है, क्या करना है। और पूरा प्रॉपर मैं अकेले जाती थी। खान मार्केट में था उनका जो हेड ऑफिस है, तो वहीं पे था रिसेप्शनिस्ट की जॉब। मैम ने मुझे अपनी मतलब हॉस्टल दिया, उसी में रहती थी मैं। सर मैंने वहाँ पे 8 महीने जॉब करी। उसके बाद मेरा ये PNB की जो वैकेंसीज निकली थी, साथ साथ मैं बैंक की तैयारी भी कर रही थी वहीं रह के। तो वॉलंटियर्स आते थे, उनके साथ पढ़ती थी और जो भी मतलब जैसे भी कर सकती थी करती थी तैयारी। और फिर वहीं से मैं एग्जाम देने आई लखनऊ PNB का। तो सर फिर बस PNB में मेरा मतलब एग्जाम क्लियर हो गया। 2011 में मेरी PNB में जॉब लग गई। अरे वाह, बहुत खूब। क्लरिकल से ज्वाइन किया था सर मैंने 2 दिसंबर 2011 में। और उसके बाद फिर इंटरनल प्रमोशन देके आज मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ सर। क्या बात है, वाह।
वाह वाह, बहुत अच्छी जर्नी बताई शिवानी आपने अपनी। तो बस सर ये मतलब जिंदगी ने कितने अनुभव दिए आपको, और हर एक मोड़ पर किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया, खड़ा किया। मुझे लगता है किसी भी इंसान को सीखना चाहिए आपकी बातें, आप दोनों की बातें सुन करके। और दोनों ही अपने अपने फील्ड में आप लोग लग रहा है कि माहिर हैं। खैर, तो श्रोताओं, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमराही, और आज हमारे मेहमान हैं सोनू जी और शिवानी जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। आपने सुना अभी तक की बातचीत में कि शिवानी जी बैंक में मैनेजर हैं और सोनू जी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पोस्टेड हैं। सीनियर तो असिस्टेंट। जी, तो आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो सोनू भाई, अब एक बार फिर मतलब आते हैं आपकी तरफ, और जो हमारा मेन मकसद है इस कार्यक्रम का, दरअसल वहां तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो उस पर आए बिना मतलब मुझे भी श्रोता फिर जो है वो आसानी से छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो जानना बहुत जरूरी है। सब लोग इंतजार भी इसी बात का करते हैं मेनली, तो मैं ये भी जानता हूँ। भाई, अब सीधी बात कि कैसे शिवानी की एंट्री हुई आपकी जिंदगी में, जरा ये बताइए। सर एक्चुअली मैं ये हुआ था, एक्चुअली मैं किसी ब्लाइंड को कभी जानता नहीं था, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी ना वो लोकल सिटी में हुई थी। तो जैसे शिवानी बता रही थी, उसको लगता था कि वही एक ब्लाइंड है, तो मुझे भी ऐसे लगता था मैं भी एक ही ब्लाइंड हूँ दुनिया में। तो फिर क्या हुआ, जब मैं छोटा था तो घर के पास ना एक दीदी रहती थी, वर्षा अच्छा, मित्तल। हाँ, क्या वो नाम था ब्लाइंड, उनका? वर्षा मित्तल, वो मेरी गुरु है। अच्छा जी। तो वो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर रहती थी, और हम्म उनके बारे में मम्मी को किसी से पता चला, तो मम्मी ने बोला कि ना, मतलब मैं उनसे मिल के देखती हूँ कि क्या हो सकता है। तो वो जब मिली तो फिर पता चला कि ऐसे ऐसे एक लैंग्वेज होती है ब्रेल, और ऐसे पढ़ा जाता है ये वो। एक्चुअली मेरी मम्मी को थोड़ी इसलिए जानकारी थी, मैं आपको बता दूं, मेरे जो मामा हैं, सगे मामा, वो भी ब्लाइंड ही है। अच्छा। तो लेकिन उनसे मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था दुनिया के बारे में। मतलब मुझे लगता था कि मैं ही हूँ एकमात्र, या फिर होंगे मामा, होंगे बस दो चार, बच्चा तो यही सोचता है छोटा। तो यही सोचता है, मतलब बहुत ज्यादा समझ विकसित नहीं हो पाई बेसिकली आपकी ब्लाइंड। मामा के साथ समय तो बहुत स्पेंड किया, लेकिन कभी इन चीजों को पता नहीं था कि कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो फिर मम्मी गई वर्षा दीदी के पास, दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे ब्रेल होती है, तो ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, मैं सिखा दूंगी इसको। तो मम्मी मेरे को ना रोज उनके घर ले जाती थी शाम को, 1 घंटे के लिए वो मुझे ब्रेल सिखाती थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने 92 से 94 तक 2 साल में पढ़ना और लिखना अच्छे से सीख लिया था ब्रेल। मैथमेटिक्स भी अच्छे से सीख ली थी ब्रेल की। फिर क्या हुआ कि फिर समय ऐसे गुजरता रहा। फिर एक और दीदी थी, वो साइटेड थी, वो ऐसे एज अ ट्यूशन हमें, मतलब मुझे पढ़ा देती थी। तो फिर क्या हुआ, 98 के आसपास ना मेरे को जब एडमिशन लिया मैंने, तो ऐसी एजुकेशन साइटेड लोगों के साथ, तो ब्लाइंड के बारे में कुछ पता नहीं था। तो 2010 में ना जैसे एक वेबसाइट थी ब्लाइंड की, इंक्लूसिव प्लेनेट, शायद आपको भी, सबको ही पता है उसके बारे में। तो अच्छा। इंक्लूसिव प्लेनेट के थ्रू में बहुत सारे ब्लाइंड के संपर्क में आया। तब लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी ब्लाइंड है दुनिया में और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है जी, टेक्निकली तो मैं काफी स्ट्रांग था। 2010 तक काफी कुछ सीख लिया था मैंने, प्रोग्रामिंग वगैरह भी सीखी, लेकिन इतना नहीं पता था कि ऐसे हमारे बहुत सारे साथी भी होते हैं। टेक्निकली स्ट्रांग थे, सोशली स्ट्रांग नहीं थे, वो भी इंक्लूसिव प्लेनेट से हो गए। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनसे बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई, पहचान बनी 2010 में। तो फिर क्या हुआ, घर वाले बोलते थे शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले किसी लड़की से। तो मैं ब्लाइंड से करूंगा, मैं साइटेड से शादी नहीं करूंगा। मम्मी बोलती थी। ये 2010 की बात बता रहे हैं आप? ये 2011 के आसपास की बात है। 11 की। तब तक जॉब लग गई थी आपकी? नहीं सर, नहीं। तो मेरा ये था, जॉब से पहले ही घर वालों ने मतलब समझ लिया था कि भाई तुम्हारी शादी के बारे में सोचना है? हाँ सर, शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा, जॉब की कोई चिंता नहीं हो? जॉब की कोई चिंता नहीं? एक्चुअली में मेरा बैकग्राउंड ठीक ठाक था, तो उनको लगता था अगर जॉब नहीं भी लगेगी तो भी जिंदगी नहीं तो भी चल लगेगी जाएगी, तो फिर नहीं भी लगेगी तो फिर हम तो हैं ही। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन मेरी कंडीशन, मेरी शर्तें थी शादी से पहले दो, कि एक तो मैं ब्लाइंड लड़की से शादी करूंगा, एक अच्छा। ये कि मैं जब तक जॉब नहीं लगेगी शादी नहीं करूंगा।
ये समझ कैसे विकसित हुई आपकी सोनू कि ब्लाइंड से ही शादी करनी, जबकि आप तो ब्लाइंड फील्ड के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे? एक्चुअली में तब मेरे को ना समय हो चुका था ब्लाइंड फील्ड में आए हुए, 1-1.5 साल हो गया था। 2010 में मैं आ गया था ब्लाइंड फील्ड के टच में काफी ज्यादा। फिर भी ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपके माइंड में बस यही बात रही कि मुझे ब्लाइंड से ही करनी है? एक्चुअली जब मैंने बहुत सारे ब्लाइंड लड़के लड़कियों को देखा ना, तो मुझे लगा कि यार एक्चुअली में उस जमाने में जो माहौल था ना वो ये था, क्योंकि देखिए टेक्निकली तो कुछ था नहीं, तो मुझे भी नहीं पता था कि ब्लाइंड लड़कियां जॉब में होती हैं या ब्लाइंड लड़कियां रोटी बना लेंगी, सब्जी बना लेंगी। क्योंकि मैं ब्लाइंड फील्ड के टच में ही नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में। वही मतलब परंपरागत जो सोच होती है आमतौर पर कि लड़की घर का कामकाज नहीं कर पाएगी, है ना, वही सोच से कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा था कि लोगों की ऐसी ही भावनाएं होती हैं। एक समय तो ऐसा था कि मैं सोचता था मैं शादी करूंगा ही नहीं, अच्छा जी, मस्त फिर लेकिन था कि घर वाले जब पीछे पड़े रहते थे, तो फिर मैंने तब तक मैं काफी सारे ब्लाइंड्स को जानता था, तो मैंने ये अभी मस्त हो के नहीं हो, पहले तो ये बताओ। अब तो बहुत ही मस्त हूँ। जी चलिए बताइए। तो मुझे ये था कि मुझे ना साइटेड से शादी नहीं करनी है, अब मैं ब्लाइंड से ही शादी करूंगा, ये कंडीशन मैंने सोच ली थी मन में अपनी। हाँ जी, अब ये सोच कैसे विकसित हुई ये तो देखिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अगर ऐसा हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही साथी होना चाहिए। मुझे लगता था मैं साइटेड पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं जिसको जो मतलब जिसकी एक्टिविटीज मैं नहीं देख सकता उस पर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूंगा। भाई वैसे हम बहुत सारे साइटेड पे ट्रस्ट करते हैं, करना ही पड़ता है ना समाज के हिसाब से, लेकिन जीवन साथी के नाते मेरे को लगता था कि मैं नहीं ट्रस्ट कर पाऊंगा। फिर यह हुआ कि फिर ना एक दिन मैं वर्षा दीदी के घर गया, तो ऐसी बात चल रही थी 2014 में, 2014 में। तो मैं बोला दीदी मम्मी कह रही है शादी, जब जॉब लग गई थी मेरी। वो भी शायद बैंक में है ना, या थे पता नहीं। दीदी PNB में ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं मेरे ख्याल से इनसे बात कर चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा। और इनकी शायद एक डॉटर का नाम वृंदा है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। प्रियंका है, बड़ी वाली का प्रियंका है, छोटी वाली का वृंदा है। यस मैं इनसे बात कर चुका हूँ। जी। तो दीदी से बात हुई, तो वैसे उनके घर गया था मैं 2014 में। अब तक मेरी जॉब हो गई थी, मेरी जॉब 2012 में हो गई थी सर जी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने दीदी से ऐसे कहा मम्मी शादी के लिए कह रही है दीदी बहुत, तो आप बता ठीक ठाक से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो जी। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ एक लड़की तो है, ठीक है, अच्छी है, शिवानी नाम है उसका। हाँ शिवानी नाम है उसका, तो तू नंबर ले ले, बात कर ले, तुझे ठीक लगे तो कर लियो। अरे वाह। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ना ऐसा करो नंबर दे देना और बात कर लेंगे। तो दीदी ने मुझे तो इसका नंबर दिया नहीं, इसको मेरा नंबर दे दिया। अच्छा। तो अब वो होता भी है ना एक्चुअली में, वो ठीक भी है, पहले वो सही भी है, होना भी यही चाहिए ना। तो मैंने उसको मेरा नंबर दिया, तो इसने मेरे को कॉल किया, तो तब मैं ऑफिस में था, तो मैंने इसको बोला कि हम ना शाम को बात करते हैं घर पहुंच के। तो इत्तेफाक की बात थी, जिस दिन फर्स्ट टाइम मेरी इससे बात हुई था 19 अक्टूबर 2013। क्या बात है, क्या इत्तेफाक है 19 अक्टूबर 2013 जी। पहले दिन तब मेरी इससे बात हुई थी। तो फिर बात चलती रही, शादी के लिए बात हुई, इसको भी ठीक लगा होगा, मुझे भी ठीक ही लगा। फिर 2014 में घर वालों को बताया, जैसे उनको पता तो था ही खैर किससे बात हुई क्या, तो फिर शादी समझ आया घर वालों को, तो फिर शादी हमारी 2014 में हो गई। तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई थी, 22 जून 2014 को हमारी शादी हो गई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो सोनू भाई, मतलब शिवानी की कौन सी बातों ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? खाना बनाने का। अच्छा। इसको खाना बनाने का शौक था, मुझे खाना खाने का शौक है। तो ये मैं पूछता था ना कि तुम मतलब क्या क्या बना लेती हो, तो बताती रहती थी मैं ये भी बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, समोसे, कचौरी और मछली और रोटी सब्जी सभी बना लेती हूँ, ऐसे बोलती थी। मंचूरियन भी बोलती थी मैं बना लेती हूँ। तो ये वाली तो बात है ही खैर, खाना वाली तो, लेकिन मुझे ना इसका नेचर भी ठीक लगा था, सॉफ्ट स्पोकन तो है ये। ठीक लगा, मुझे लगा कि ठीक है यार, इस लड़की के साथ मतलब लाइफ गुजारी जा सकती है। तो यही थी बस जो चीजें मुझे प्रभावित कर गई। तो आप साइटेड फील्ड में रहे, तो दोस्त तो बने ही होंगे साइटेड में भी, मतलब लड़कियां भी मित्र बनी होंगी? बहुत सारी आज भी है सर।
अच्छा आज भी है, लेकिन कभी मतलब विवाह की तरफ उधर विचार नहीं गया आपका, शादी की तरफ विचार नहीं गया? सर मेरा ना शुरू से ये था, पहले जॉब करनी है तब इन चीजों में लगना है। लगना है, ठीक है। हैं? बिल्कुल। प्राइवेट तो बहुत सारी फ्रेंड है सर मेरी, और आज अच्छा। भी है, आज भी घर आना जाना भी है। अच्छा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी तो गुड। शुरू से ये था कि पहले ना जॉब करेंगे तब देखेंगे। तो जब 19 अक्टूबर को पहली बार बात हुई सोनू आपकी, जी तो शादी के निर्णय तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? मतलब शादी होना तो ठीक है 22 जून आपने बता दिया, लेकिन ये डिसीजन कितने महीनों में हुआ कि हाँ भाई बस अब तो करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए? सर एक्चुअली में लगभग आप मान लीजिए 4-5 महीने लगे इस चीज को तय करने में, क्योंकि एक दूसरे को समझने में, बात करने में समय भी लिया, थोड़ा एक दूसरे को समय भी दिया, नेचर समझा, देखा कैसा है, कौन कैसा है। फिर अप्रैल में लगभग ही तय हो गया था कि अब हमारी शादी हो जाएगी, मतलब घर वालों ने भी ओके कर दिया था। फिर मई 20 में निकला, मई में एक गैप रहा, फिर जून में शादी हो गई हमारी। बहुत अच्छी बात है। तो हमारा हुआ था रोका, और 22 जून को शादी हो गई 2014 को। आप तो शायद पंजाबी हैं ना? सर पंजाबी। जी जी जी, बहुत खूब। तो अब सोनू जी की कहानी तो सुन ली शिवानी हमने, आप बताइए कि कैसे जब वर्षा मैम ने आपको नंबर दिया उसके बाद फिर कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ी? जी। पीएनबी में मैंने जब ज्वाइन किया ना 2011 में, तो हमारी फरवरी 2012 में जयपुर ट्रेनिंग आई थी। अच्छा जी। हाँ, ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड की थी वो ट्रेनिंग। उसमें वर्षा दी मुझे पहली बार वहां ही मिली थी। अच्छा, जयपुर में मिली थी? हाँ, वर्षा मैम को उससे पहले मैं नहीं जानती थी, तो उस ट्रेनिंग वो मिली मुझे, तो बस ऐसी बातचीत वगैरह हुई, तो उनसे बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से वो बहुत मानने लगी मुझे। हालांकि वो मुझसे बड़ी हैं बहुत, लेकिन फिर भी मतलब एज ए फ्रेंड बहुत, मतलब अच्छा उनके साथ मेरा रहा, और बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलके जो भी रहा। वैसे भी वो काफी हंसमुख भी हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं, तेरी शादी हो गई? तो मैंने कहा नहीं मैम, दी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो बोली शादी करेगी, एक लड़का है हमारे मेरे। तो हमने कहा दीदी अगर ठीक होगा, अच्छा होगा, और मुझे ना एक्टिव चाहिए, मुझे ना बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं पसंद आते मुझे और क्या कहते हैं, मुझे एक्टिव लड़का चाहिए जो मतलब सब काम भी कर लेता हो, थोड़ा बहुत तो सब कुछ कर लेता हो। बोली हाँ ऐसे ही लड़का दिलाऊंगी, चिंता मत कर तू। तो बस फिर से उन्होंने ही आई, वो यहाँ पर आई होंगी मेरठ, तो सोनू से मिली होंगी, तो उन्होंने अक्टूबर 2013 में मुझे नंबर दिया बात करके कि ऐसे ऐसे वो मेरा स्टूडेंट रहा है और बहुत प्यारा बच्चा है, और तू देख ले मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ बताया उनके बारे में। तो मैंने ठीक है दीदी दे दीजिएगा नंबर, तो मैं बात कर लूंगी। और फिर फादर तो थे नहीं मेरे, एक्चुअली भाई ब्लाइंड थे। तो उससे पहले मैंने आपको बताया ना कि मेरे 2 भाई ब्लाइंड थे, तो उससे पहले मैंने ही अपने भाइयों की भी जॉब लगवाई। एक ही बैंक ऑफ इंडिया में जॉब लगाई है, नाम उसका सुलभ अग्रवाल है। अच्छा। और हाँ, एक भाई है मेरे बिंद अग्रवाल, उनकी सीएमओ ऑफिस में जॉब लगवाई मैंने। क्या बात है, वाह सर मैंने मतलब मुझे पता चला एआईसीबी के बारे में, तो फिर मैं उनको भी बाद में उनको भी सिखवाया, एक क्राइसिस में कोर्स करवाया मैंने। फिर ग्रेजुएशन वगैरह उन्होंने वहीं से डीयू से किया, सत्यवती कॉलेज किया मेरे भाई सुलभ ने। तो उसके बाद उनकी पहले उनकी जॉब लगी सर, और फिर नैब से ही, नैब जिस टाइम मैं नैब में रहती थी उस टाइम मेरी फ्रेंड बनी थी, 2 नैब में ही थी, आई थी वो लड़कियां, पॉम्पी आसाम की और एक थी ज्योति श्रीवास्तव। तो उन्हीं दोनों से मैंने ही मतलब उनकी शादी भी कराई अपने भाइयों की। वाह वाह वाह, मतलब पूरी तरह से माँ बाप के जाने के बाद आपने मतलब माता पिता की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया और अपने भाइयों को बिल्कुल सर मतलब सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तरीके से मजबूत करने के बाद फिर अपना निर्णय लिया। बहुत अच्छी बात है ये शिवानी, और ये मतलब मुझे लगता है मिसाल है, ये सीखने वाली बात है, लोगों को सीखना चाहिए। जी। उनकी शादी दोनों की 2012 में, एक बड़े वाले की
दिसंबर 2011 में हुई थी और फिर सुलभ या मई 2012 में हो गई थी शादी और दोनों की जॉब लगी थी और मेरी जॉब लगी थी दिसंबर 2011 में और शादी 2014 में हुई। उन लोग की मतलब शादी के बाद मेरी शादी हुई है सबकी। जी जी जी, वाह, बहुत खूब शिवानी जी। तो ये जैसा वर्षा में हमने कहा कि भाई बच्चा है, प्यारा सा है, एक्टिव है, ये है, तो फिर पहली बातचीत में कैसा लगा आपको? प्यारा सा बच्चा समझ में आया कि नहीं? तो प्यारा सा बच्चा बड़ा प्यारा सा बड़ा बन गया। हाँ, सोनू को वैसे अभी भी कोई सुनेगा तो पहली बार अगर कोई सुनेगा तो कहेगा नहीं यार, ये शादी हो गई है इस लड़के की और 10 साल की बेटी भी है। आवाज थोड़ी काफी महीन है, पतली है ना? आवाज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। मेरी गुड़िया तो कहती एक जो चंचल चुलबुलापन जो होता है ना, वो भी उनके अंदर मतलब नजर आ रहा है जी। मेरी गुड़िया कहती है कि इन दोनों की शादी इसलिए हुई कि मुझे आना था। वो ये कहती है कि मम्मी पापा को मुझे लाना था इसलिए। वाह वाह, क्या नाम है गुड़िया का? नाम क्या है? गुड़िया का नाम है सर सृष्टि कपूर। अरे वाह सृष्टि, क्या बात है। तो गुड़िया भी प्रोग्राम सुन रही है? हाँ सुन रही है, कह रही है मुझे भी इंट्रोड्यूस करा दो तुम्हें मम्मा। अरे वाह गजब। तो भाई अब आपके इस मतलब सोनू के साथ जो आगे बात बढ़ी उसको हम बाद में सुनेंगे, पहले हम सृष्टि की बात सुनेंगे अब। लो नीचे सर सृष्टि से बात करिए। कैसे हैं सृष्टि आप? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं सही हूँ। आप सही हैं? तो गलत कौन है? अच्छा सृष्टि, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल। अरे वाह। अच्छा मम्मी पापा मारते तो नहीं है? मारते मम्मी हैं। पापा मारते हैं? कौन ज्यादा मारता है? पता नहीं। कुछ पता नहीं। अच्छा खेलता कौन है आपके साथ ज्यादा, मम्मी या पापा? पापा। पापा खेलते हैं, वेरी गुड। और आप तंग किसको ज्यादा करते हो, मम्मा को कि पापा को? दोनों। दोनों को तंग करते हो? अच्छा, घूमने लेके जाते हैं कहीं बाहर? घूमने लेके जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सृष्टि क्या बनना चाहते हो, क्या आपकी हॉबीज हैं, आपको क्या पसंद है? डॉक्टर। डॉक्टर, वाह। फिर डॉक्टर बन के सुई हुई तो नहीं लगा दोगे किसी को? अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे खाने में मम्मा कुछ बनाती नहीं क्या? पिज्जा? पिज्जा मम्मा बनाती है कि नहीं? सबसे ज्यादा आलू की रोटी खाती है, आलू का पराठा पसंद है। आलू का पराठा खाती है? अच्छा, चलो वेरी गुड सृष्टि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। और संदीप भाई, हम नहीं मारते इसको, ये मारती है, मैं झूठ बोल रही है ये। मेरे मुंह पे हाथ रख लूं। बात कंटिन्यू कीजिए शिवानी के साथ। जी शिवानी, तो सोनू जी से जब बातचीत हुई आपकी, फिर क्या फीलिंग्स आई मन में शिवानी, जरा बताएं सुनने वालों को। सर बात करके तो अच्छा लगा ही, आपने भी बात की तो अच्छा तो लगता ही है, मतलब आवाज से अच्छे तो आज बात कर रहा हूँ 12 साल बाद। हाँ जी। आप तो 12 साल पहले कर रहे थे। हाँ तभी ऐसी आवाज थी सर। आपके मन में चूंकि एक शादी ब्याह की बातें चल रही थी, तो उस समय क्या फीलिंग्स हो रही थी आपके मन में इनको बात करने के बाद? सर यही लगा, पहले तो इनके बारे में जाना तो मुझे फैमिली बैकग्राउंड से ही लगा कि मतलब इन्होंने कहा कि मैं कभी ब्लाइंड फील्ड में नहीं गया, स्कूल में नहीं पढ़ा। और सर इनके जो फ्रेंड्स हैं, साइटेड फ्रेंड्स हैं, आज भी 5 फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं सर 5। आज भी मतलब 5 फ्रेंड ऐसे हैं सर, रात के 12 बजे भी अगर जरूरत है तो तुरंत आते हैं। आप कभी डिस्टर्ब नहीं होते? नहीं सर, कभी नहीं होते। इनको आपको अच्छा लगता है? हाँ, आपको अच्छा लगता है? बहुत हेल्पफुल है सर वो लोग, बहुत हेल्पफुल है। और क्या कहते हैं, इनके बिना कोई मतलब कहीं ना आना ना जाना। A friend indeed is a friend indeed, हाँ, बहुत अच्छी बात है। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। जी, दोस्त इनके फ्रेंड हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, मिस्टर गुलजार सैफी, वो मेरठ के ही हैं।
तो इन दोनों की दोस्ती पूरे मेरठ में फेमस है सर। अरे वाह, क्या वो क्या करते हैं गुलजार जी? गुलजार जी अभी उनकी प्राइमरी टीचर में जॉब लगी है सर। अच्छा, 3 साल। अरे हाँ और उनकी शादी हो गई? हाँ जी, उनकी शादी हो गई अरे और वाह। पूरी मेरठ में उनकी दोस्ती फेमस है सर। इन लोगों ने बहुत काम किया ब्लाइंड और फिजिकल हैंडीकैप के लिए मेरठ में। यहाँ पे मेरठ में राइटर नहीं मिलते थे लोगों को एग्जाम देने के लिए ब्लाइंड के लिए, तो इन्होंने जी। बहुत लड़ाई करी यूनिवर्सिटी में जाके। शिवानी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि मतलब आमतौर पर मैं ये प्रश्न पूछता नहीं हूँ लोगों से, लेकिन हाँ जब जी, एक हाँ जी। पढ़े लिखे और जॉब करने वाले ब्लाइंड लड़का लड़की मिलते हैं और आपस में जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और खासकर शादी ब्याह को लेकर के, तो किस तरह के सवालात रहते हैं मन में, क्या भावनाएं रहती हैं? अगर आप थोड़ा सा इस बारे में समझा पाए हमारे सुनने वालों को तो प्लीज बताइए। सर सबसे पहली भावना तो यही रहती है कि आप मतलब मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे सब कुछ मतलब अपने आप कैसे मैनेज करते हो, तो इन्होंने बताया कि मैं मतलब इनकी मोबिलिटी वगैरह भी सही है, अच्छी है, जबकि सब कुछ अपने आप सीखा है इन्होंने। और मतलब इनकी जो सोच थी ना बिल्कुल ऐसी थी जैसे नॉर्मल इंसान की होती है जी। हर चीज वैसे ही सोचना। और मतलब टेक्निकल इतने इंटेलिजेंट थे कि मैं तो इतना नहीं थी टेक्नोलॉजी में, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। और जी। मैंने इनसे फोन वगैरह का चलाना, एंड्रॉयड मुझे नहीं आता था पहले चलाना, तो इन्होंने ही सिखाया मुझे। मतलब हर चीज छोटी कोई भी बात पूछो तो हर चीज का बहुत अच्छे से बताना। तो मतलब मुझे अच्छा लगा इनकी मतलब कि नॉलेज बहुत अच्छी थी इनकी। तो सबसे ज्यादा तो इसी बात पे इम्प्रेस हुई मैं इनके कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, स्पीकिंग बहुत अच्छी थी इंग्लिश, और मतलब बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा था सर। वे ऑफ टॉकिंग। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा। तो सारी चीजें ही अच्छी थी, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। तो आज भी हमारी जॉइंट फैमिली है सर मेरी। कोई ऐसी चीज भी थी शिवानी जिसने थोड़ा सा आपको मतलब सोचने पे मजबूर किया हो या थोड़ा सा मतलब परेशान किया हो? सर ऐसी कोई चीज नहीं थी वैसे तो, ऐसी बस कोई चीज नहीं थी। हाँ सर सब कुछ अच्छा, जो सही लगा था। आपके जो इनलॉज हैं उनके साथ कैसा है आपका रिलेशन? मतलब सब, क्योंकि आपने कहा जॉइंट फैमिली है, सब साथ रहते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब एक्सेप्टेंस को लेकर के कैसा माहौल सर देखिए रहता है पहले तो नॉर्मली? उन्होंने पहले शुरू में जब हमारी बात चली थी तो उन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने अपने घर में बात चलाई थी तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि उसके घर में और भी ब्लाइंड है, मतलब भाई भी ब्लाइंड है, हाँ जी, इसलिए जी, हम वो वहाँ हेरिडिटी वाला इशू कहीं ना कहीं मन में रहा होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो इनके मतलब इनको नहीं थी इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन जी। पेरेंट्स को थी। उन्होंने डॉक्टर वगैरह से पूछा जाके, तो डॉक्टर तो कहते ही हैं जेनेटिक वाला हिसाब। आरपी को आपको पता ही है कि जेनेटिक हम्म, बताते हैं, लेकिन जी। ऐसा नहीं है। तो फिर इन्होंने काफी समझाया अपने पेरेंट्स को चीज को लेके। और सर फिर अप्रैल में ना वर्षा दी ने मुझे यहाँ बुलाया था, मेरठ अच्छा आई जी। थी। हाँ हम्म। जी, वो 14 अप्रैल का ही दिन था सर, जो पहली बार हम हम्म। दोनों मिले थे। वर्षा दी ने इनको अपने घर बुलाया था, फिर हम दोनों मिले पहली बार। तो मिलके मतलब जैसी ही फीलिंग थी बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा अच्छा ही पाया इनको। तो और सर इत्तेफाक की बात है 14 अप्रैल को ही हम मिले थे और 14 अप्रैल को ही हमारी बेटी का जन्मदिन है। बेटी का बर्थडे आता है, हमारे साथ बिल्कुल। कोइंसिडेंस बहुत है ये। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत हाँ अच्छी बात है। तो शिवानी, शादी के बाद जब मतलब कंसीव किया, तब ये क्वेश्चन था कहीं ना कहीं आपके भी मन में, ये जेनेटिक वाला मामला कहीं के नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा सर, ही नहीं मेरे आप मेरे लोगों मन में नहीं था, क्योंकि मेरे ने? ब्रदर की पहले शादी हो गई थी और सेम उनकी भी, जबकि ब्लाइंड है वाइफ दोनों की, और उनकी बेटी हुई थी। हमने डॉक्टर से तभी मतलब सारा कंसल्ट करके मैंने किया था, मैं ही उनको दिखाने लगी थी। तो मैंने डॉक्टर को सारी चीजें बताई थी, तो डॉक्टर्स ने ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक शुरू से ही हम एक टैबलेट दे के चलते हैं जिससे बच्चे के अंदर जेनेटिक कोई भी बीमारी हो इस तरह से नहीं आती है। और ओके, तो एक मिनट सही श्रोताओं, ये बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हाँ आप जी, लोग कभी मतलब शादी ब्याह के मामले में सोच रहे हैं, या अगर दिमाग में ये कोई बात है आप लोगों के किसी के भी मन में यस कि सर। जेनेटिक वाला कोई इशू आ सकता है, तो कम से कम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने में या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है।
अगर इस तरह का बिल्कुल कोई सर। issue भगवान करे ना ही हो, लेकिन अगर होने की संभावना भी हो तो वो खत्म हो सकती है। ये एक बहुत अच्छी बात बताई शिवानी आपने। मुझे लगता है बहुत लोगों को मदद मिल सकती है अगर लोग इसको समझेंगे तो। हाँ, नैब में भी एक बार एक डॉक्टर्स आई थी, फिर नाम याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया, मैम ने बुलाई थी। वहां पर जी। भी हमने इसका डिस्कशन किया था उनसे, तो उन्होंने भी हम्म। यही बताया था कि जब भी आप इस तरह से कंसीव करो, डॉक्टर के पास जाओ, तो आप उनको हम्म। अपनी पूरी हिस्ट्री बताना। तो वो शुरू से ही एक टैबलेट होती है वो चलाते हैं, तो उससे इस हम्म। तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी सर। तो जब मैं अपने भाई की वाइफ को तो दिखाने ले गई थी, तो मैंने डॉक्टर से मैंने खुद सारा डिस्कस किया, तो उन्होंने वो टैबलेट दी उसको कि बिल्कुल, ठीक बहुत अच्छी है। बात है। ये तब की बात है, मतलब आज के लगभग 10-12 साल पहले की बातें हैं। और अब हाँ तो जी सर, 12 टेक्नोलॉजी, साल अब तो पहले जो मेडिकल साइंस है वो भी और एडवांस हो गई है। अब बहुत तो एडवांस हो गई है। हाँ, अब तो मतलब पूरी जेनेटिक हिस्ट्री भी निकल जाती है कई पीढ़ियों की भी। बिल्कुल तो सर। बहुत अच्छी ये, लेकिन हमें अवेयर रहना चाहिए इन चीजों के बारे में। हाँ जी, हाँ और जी। जहाँ से भी जो भी जानकारी मिले उसको आगे, मुझे लगता है इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भी यही है कि आगे उसको पास ऑन करना चाहिए। जी करना शिवानी। चाहिए। जी जी। सर मेरा तो यही है, मुझे मतलब शौक है मेरा ये कि जॉब लगवाना, किसी कोई भी आता है, आज भी मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं कि हम्म। कैसे मतलब राइटर क्या करें, कैसे पढ़ें। तो मैं पूरी हम्म। तरह से उनको हेल्प करती हूँ, ब्लाइंड को। कई लोगों की मैंने राइटर्स वगैरह भी करवाए हैं, जॉब भी लगवाई है, और शादी भी करवाई है 5-6 लोगों की। जबकि सोनू को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, शादी, वो कहते हैं किसी की शादी मत करवाओ बस, सबसे ज्यादा बुराई उसी में मिलती है। आपको तो नहीं मिली अभी तक बुराई? सब मिली है, मिली है। मिली है, अच्छा। वो तो मिलनी है। अरे चलो कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं आता है कि कोई बात नहीं, बुराई मिल रही, किसी का मतलब किसी का घर तो बस रहा है। हंस रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। किसी को जोड़ी अच्छी मिल जाए बस, और क्या चाहिए बस सर। और क्या चाहिए, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सोनू भाई, जी मम्मी सर। पापा को मनाने में कितनी मुश्किल आई? नई बात पता चली है तो हमें। मम्मी पापा को मनाने में मुश्किल तो देखिए आई, क्योंकि एक्चुअली में ना जो नहीं, आप एक तो सीधा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, मम्मी पापा क्या मतलब उस समय आपको समझाना चाह रहे थे? उनको ये लगता था कि जो आने वाले मतलब मेरे बच्चे होंगे, वो ये नहीं हम्म। चाहते थे कि उनको भी ये दिक्कत आए जो मुझे हम्म। है या जो मेरी वाइफ को है। तो उनके हम्म। दिल में ना डर था, और वो शायद कहीं ना कहीं लाजमी भी होना, है, हाँ, लाजमी क्योंकि भी है, बिल्कुल। जी, क्योंकि देखिए उनके जमाने और आज के जमाने में बड़ा फर्क है। तो उनके बिल्कुल। डाउट्स अपनी जगह सही थे। फिर हम्म। मैंने उनको काफी सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे होता है। अब तो काफी चीजें ना बदल गई हैं। मम्मी पापा हम्म। को बताया मैंने कि अब काफी हम्म। चीजें बदल गई हैं, मेडिकल साइंस आगे चला गया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा अब इस हम्म। तरह की दिक्कत आती नहीं है। और जो हम्म। आरपी है वो मतलब जेनेटिकली अब आगे नहीं जाता है, मतलब प्रिवेंशन है काफी। हम्म। तो बस फिर शायद उन्हें भी लगा कि नहीं ठीक है, लड़की हम्म। ठीक है। तो फिर वो मान गए इस चीज के लिए। थोड़ा समय तो लगा कन्विंस करने में, ज्यादा भी नहीं लगा, ऐसे बहुत मेहनत भी नहीं लगी। लेकिन फिर भी वो हम्म। मतलब उस चीज को समझ गए। हम्म। और बाकी एक चीज है ना सर, देखिए जो ईश्वर ने लिखा है उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता है, है ना। सबसे तो मेन कहीं बात ना तो कहीं यही है। ये भी था फिर उनके मन में कि जो होगा फिर देखा जाएगा, हम्म। है ना। तो बस यही सब हुआ। और लेकिन ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही सर की जो गुड़िया है वो ठीक है, परफेक्ट है। जब हुई थी बहुत तो इसकी अच्छा। आई साइट भी टेस्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसकी आंखों में। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये। तो सुनो भाई, अब तो मतलब कोई ऐसी किसी तरह की दिक्कत रहती नहीं है शादी के बाद तो? मतलब खासकर शिवानी को लेकर के, मदर नहीं नहीं सर, फादर को कोई शिकायत या ऐसा कुछ तो नहीं रहता अब तो? नहीं सर, अब तो नहीं रहता। अब तो सब चीजें मैनेज हो गई धीरे धीरे। समय समय तो देखिए लगता है हम्म। ना। मेरे सर पे हाथ मार के कह रही गुड़िया इन्हें रहता है। अच्छा। आपको बता रहा था क्योंकि समय तो चीजें एडजस्ट होने में लगता है सर, है ना। लेकिन समय के साथ सब चीजें एडजस्ट हो जाती है। एक्चुअली मेरे पापा को ना ब्लाइंड के साथ मैनेज करने में दिक्कत कम होती है, क्योंकि वो मेरे साथ करते आए हैं। तो जैसे शिवानी चलती रहती है और कभी इधर उधर हो जाए दाएं बाएं, तो पापा एकदम से बता देते हैं राइट हो जाओ या लेफ्ट हो जाओ। तो मतलब बहुत तेज जल्दी बता देते हैं वो इस जी, चीज में। तो ऐसी एडजस्टमेंट में कोई बहुत दिक्कत तो नहीं है सर। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत जबरदस्त। और आप दोनों मतलब मुझे एक और बात सर और समझ मुझे में आई, आप दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं ये चीजों को लेकर के, ये भी बहुत अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि ना जो लोग ये सोचते हैं कि हमें अपना मतलब बच्चे के लिए या बच्ची के लिए
ब्लाइंड के लिए साइटेड चाहिए या लो विजन चाहिए, तो मुझको लगता है कि उन मदर फादर को ना थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि वो उनके जैसा साथी लाए। वही ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है हमारे लिए। हम जैसा कौन है हमारे लिए ना, हमारे जैसा ही ऑप्शन बेटर होता है सर। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो मदर फादर है उनको अपना थोड़ा सा ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो आपके फील्ड में जो आपके दोस्त लोग हैं सोनू भाई, सब ने मतलब अपनी ही जैसी डिसेबिलिटी के साथ विवाह किया है? जी, मेरा एक दोस्त है जो फिजिकल डिसेबल है, पोलियो है उसको, का नाम जैसे शिवानी बता भी रही थी गुलजार सैफी है। तो उसकी जो वाइफ है हमारी भाभी, वो भी, उनको भी दिक्कत है पैरों में सर। अच्छा, सेम है मतलब? हाँ सेम है सर। उसका भी यही था कि मैं भी मतलब अपनी जैसी ही लड़की से शादी करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों खिलाफ हैं भाई शादियां करवाने को लेके सोनू भाई? सर एक्चुअली में होता ये है, मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं दो चीजें किसी को बताना पसंद नहीं करता सर। एक तो डॉक्टर, और मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, है ना। सभी लोग करेंगे तो दुनिया शायद आगे ना चले। नहीं, और वर्षा दीदी ने भी ऐसा सोचा होता तो फिर? जी देखिए, पता है क्या, एक्चुअली में कॉम्प्लिकेशंस सबकी जिंदगी में आते हैं, है ना। तो मेरी में भी आए, लेकिन मैंने इस चीज की कभी ना वर्षा दीदी पर कंप्लेन नहीं की, कभी उनको जाहिर भी नहीं किया कि आपने ऐसी लड़की बताई, या इसने नहीं कहा कि आपने ऐसा घर बताया या ऐसा लड़का बताया। क्योंकि देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में है ही ना, स्ट्रेट मतलब सीधी सी जिंदगी तो किसी की भी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो सबके साथ हैं। तो अब क्या हुआ, शिवानी ने किसी की जैसे शादी कराई, तो उनके साथ कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गई, तो पूरा इल्जाम शिवानी पर आता है ना, कि तुमने ऐसा बताया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा काम नहीं था, हमने आपको मिलवा दिया, आप मैनेज आप कीजिए, आप कीजिए, आपके परिवार करेंगे, है ना। हमारे परिवार ने वर्षा दीदी पर इल्जाम नहीं लगाया, या उनसे नाराजगी नहीं जताई, या हमने नहीं जताई, या शिवानी ने नहीं जताई, या शिवानी के परिवार ने नहीं जताई, क्योंकि वो तो बेचारी मीडिएटर थी, वो क्या कर सकती है उसमें ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यही मैं इसको बताता हूँ कि तो ना कम बताया करो थोड़ा सा, तो बुरा ही मिलता है इसको। मैं बोलता हूँ शिवानी मत बताया कर। चलो, बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं। आप दोनों के बीच में तो कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं होते आपस में? तो हमारे सर होते तो नहीं, वैसे पीछे से गुड़िया कह रही हाँ होते हैं। हाँ, बताओ, उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है आज। किसी और को आए ना आए, उसको लग रहा है मम्मी पापा की क्लास लग रही है अच्छे से। अभी मुझसे कह रही थी, अब तो मुझे सब पता चल गया आपके बारे में। नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो ऐसे कुछ नहीं है सर, बस ये है कि लड़ाई झगड़ा तो हम दोनों में होता रहता है, दिन में एक आध बार तो जरूर होता है। अच्छा, किस चीज को लेके होता है? ज्यादातर क्या इश्यूज होते हैं? किसी भी चीज को लेके हो जाते हैं सर, जैसे मैं पानी ज्यादा बहा दूं या मैं साबुन ज्यादा बहा दूं तो ये मेरे पे चिल्लाने लगती है, या मैं कोई बर्तन धोते वक्त गड़बड़ कर दूं तो चिल्लाने लगती है। ये वो चिल्लाती है मेरे ऊपर। हाँ, बुढ़िया मुझ पे भी चिल्लाती है बहुत। मैंने कहा ना, आप लोगों के इंटरव्यू के चक्कर में उसको मजे आ रहे हैं आज। बहुत मजे आ रहे हैं सर, पूरे मजे ले रही लेकिन पता है क्या है दादा, ये जिंदगी नहीं होती, ये जिंदगी के ना उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव है, बिल्कुल। उसको कभी खींचना नहीं चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए उस चीज को ना। नहीं, हम लंबा नहीं खींचते। अगर हमारी लड़ाई होती है ना तो हम खुद ही खत्म कर देते हैं अपने आप ही, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में। नहीं तो सृष्टि तो है ही फिर खत्म करने के लिए। सृष्टि तो सर बहुत खतरनाक है, हमें खत्म कर देगी। तो बहुत खतरनाक। थोड़ा सा जो आप टेक्नोलॉजी का ये जो गेम वगैरह का काम करते हैं, कोई टीम भी है आपकी? आप अकेले ही करते हैं सारा कुछ? मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई टीम नहीं है। एक्चुअली मेरे अंदर ना, मेरे को शुरू से ये लगता था संदीप भाई, मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता था कि मुझे ना ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। मतलब ये नहीं था कि मैं उससे पैसा कमाऊं या किसी से 1 भी रुपया लूं, ये नहीं था मेरे मन में ना, आज है। लेकिन बस मुझे लगता था कुछ करना है, कुछ खोल रखा है। हाँ, हमारे एक एनजीओ भी है सर। अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा था दरअसल। हमने एक एनजीओ बना रखा है जिसमें हम लोग खास तौर पे जो ब्लाइंड है या फिजिकल डिसेबल है, या जो लोग मेंटली रिटार्डेड हैं, क्या नाम है आपके एनजीओ का? सर सम्मान फाउंडेशन। ठीक है, तो हमारा एक प्रोग्राम अलग से होता है, आधे घंटे का ही होता है, संकल्प उसका नाम है। उसमें हम ऐसे ही लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका लाभ समाज के बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, और वो भी निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्हें मिल रहा है। क्योंकि आपने क्रिकेट गेम बनाया है, आपने सम्मान फाउंडेशन बनाया, तो आपके फाउंडेशन पे और आपके जो ये जो गेम्स हैं जितने भी, उन सब पर हम उसमें चर्चा करेंगे।
तो बहुत खुशी हुई जान करके। अब सोनू भाई और शिवानी जी, मजा आया जी। आप दोनों से, और सृष्टि भी, क्योंकि अब तो 3 जनों के साथ मेरी बातचीत हुई है। अब समय लेकिन मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाऊं। जी, तो बिल्कुल हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जल्द सम्मान फाउंडेशन को लेकर के हम आपको इनवाइट करेंगे हमारे इस संकल्प प्रोग्राम में। लेकिन अब चलते चलते मैं चाहूंगा कि सोनू, आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं आपके जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी चाहे आपको कुछ भी दिखाए, कैसे भी सिचुएशन में हो, आप कभी हिम्मत मत हारिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि आप दुनिया में अकेले हैं या आपको अपनी जिंदगी को खत्म कर देना है। बस लड़ना हमारा एकमात्र हथियार है। और हम लड़ कैसे सकते हैं? हम लड़ सकते हैं पढ़ाई से। एजुकेशन वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना पढ़े लिखे ना तो समाज का उद्धार हो सकता है सर, ना ही हम लोगों का। तो मेरा ये कहना है कि आप कभी भी जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी कंडीशन हो, हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो जिंदगी आपका बाहें खोल के स्वागत करेगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी बाहें खोल के आपका स्वागत करेगी। तो शिवानी, अब हम चाहेंगे कि आप भी अपनी जिंदगी के अनुभव से हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगे, बताइए जरा। सभी श्रोताओं को मैं भी यही मैसेज दूंगी कि जो हमें, अगर समाज हमें कुछ देता है तो हमें भी मतलब उस समाज को जरूर कुछ लौटाना चाहिए। तो समाज के लिए हमें जरूर करना चाहिए। मेरी तो यही इच्छा है सर कि समाज ने आज मुझे इतना सब कुछ दिया, जॉब दी और मतलब इतना अच्छा हस्बैंड दिया, बच्चे दी, परिवार दिया। तो मैं भी यही चाहूंगी कि हर किसी ब्लाइंड को मतलब मैं भी इसी तरह से जॉब दिलाऊं, उसको पूरा परिवार दिला सकूं। तो इस कोशिश में मैं लगी रहती हूँ सर। कोई भी ब्लाइंड मुझसे हेल्प मांगता है तो मैं किसी भी तरह से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी जितनी कर सकती हूँ वो भी करती हूँ, और बाकी मतलब फिजिकल तो करती ही हूँ सर। तो मैं समाज से यही करूंगी कि कभी भी कोई हेल्प मांगे तो मना मत करिए सर। उसका मतलब आप अगर किसी को कुछ देंगे तो उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो श्रोताओं, आज का हमराही प्रोग्राम तो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। शिवानी जी और सोनू जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बातचीत करके। हमारा भी हमारी गुड़िया ने बहुत एंजॉय किया सर। आप लोगों की स्माइल बता रही है कि आप लोगों ने भी वाकई में एंजॉय किया। सर चलिए सर, यूं ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें और जिंदगी में प्यार लुटाते रहें, बस यही कामना करते हैं। तो श्रोताओं, हमराही प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 94 14 15 14 15 पर। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। और आप भी अगर शादीशुदा हैं, आप में से भी कोई एक दिव्यांग है, तो हमराही प्रोग्राम आप के लिए है। आप भी आकर के अपनी पर हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।